Hello, dear friends. In this video, we will talk about profit and gain of business or profession. यानी हम इस वीडियो के माध्यम से आज व्यापार अथवा पेशे से लाभ या प्राप्तियां के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके प्रावधान के बारे में बात करेंगे और थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स को सैद्धांतिक रूप से पूर्णतः चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सैद्धांतिक पक्ष को हम पार्ट 1 में पूरा कवर करेंगे। फिर अगले पार्ट में यानी हमारा जो पार्ट 2 रहेगा वो व्यापार पेशे से आय शीर्षक के संबंध में गणितीय गणना करने का विस्तार से चर्चा रहेगा। तो सबसे पहला काम, इसकी मीनिंग। वास्तव में बिजनेस क्या है? तो द परचेज आर सेल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ए कमोडिटी विथ ए व्यू टू मेक ए प्रॉफिट, मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी निर्माणीय वस्तु को बेच के लाभ कमाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इट इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर यानी निर्माण, इसमें निर्माणी व्यवसाय और वाणिज्यिक क्रियाएं दोनों चीज़ें शामिल होती है। कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है जो कि व्यापार के अंतर्गत आती है। ये आय का तीसरा महत्वपूर्ण हेड है, क्योंकि आयकर की सबसे ज़्यादा जो टैक्स की रेवेन्यू होती है यानी प्राप्ति होती है वो इस तीसरे हेड से ही होती है। हम ये जानते हैं कि आयकर का सबसे बड़ा भाग जो है आय के रूप में अगर हम देखें कर की रेवेन्यू में, तो वो व्यापार पेशे से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मीनिंग। अब आता है ये व्यापार तो समझ में आया, प्रोफेशन क्या होता है? तो प्रोफेशन मतलब कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है जिन पर्सन में, उनमें अपनी इंटेलेक्चुअल कुछ उनमें ऐसी क्वालिटी रहती है जिसके कारण वो अपनी स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स, जिनमें कुछ इस इंटेलेक्चुअल स्किल होते हैं। ठीक है, तो वो प्रोफेशन आता है, वो भी इसी हेड के अंतर्गत आते हैं कि जो अपनी विशिष्ट योग्यता के आधार पर अपनी आय की प्राप्ति करते हैं। अब बात करते हैं हम इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर बिजनेस आर प्रोफेशन। तो ऐसी कौन कौन सी आय हैं जिनको कि व्यापार अथवा पेशे के अंतर्गत कर योग्य आय माना जाता है। तो सबसे पहला काम, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस आर प्रोफेशन, यानी किसी व्यापार से होने वाली लाभ या आय को इसमें शामिल किया जाता है। ये तो सबको समझ में आ रहा है हेड से। आगे, सब रिसीव फ्रॉम नॉट कैरिंग एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस, इसमें कोई ऐसी अतिरिक्त क्रिया भी शामिल हो या नहीं हो, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। आगे आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन किस संदर्भ में? अगर कोई व्यापारिक क्रियाओं को करने से किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उससे जो अगर क्षतिपूर्ति प्राप्त की जाती है उस हानि के विरुद्ध, तो वो क्षतिपूर्ति की राशि यानी कंपनसेशन जो है वो व्यापारिक प्राप्ति मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो व्यापार की क्रियाओं के कारण हुआ है। इनकम ऑफ एसोसिएशन, अगर कोई कुछ लोगों का समूह मिल के काम करता है तो वो भी व्यापार का ही भाग माना जाएगा और वो भी इसके अंतर्गत कर योग्य होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी भी व्यापार की ही एक पार्ट है, वो व्यापार के अंतर्गत ही आता है। आगे आता है, अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो वो बेनिफिट भी व्यापार का पार्ट हो गया या पेशे का पार्ट हो गया। अब इसके बाद आता है रेमुनरेशन बाय पार्टनर। अगर कोई साझेदार जो है जिसको कि कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है अपने साझेदारी व्यापार से, तो व्यापार में साझेदार को पारिश्रमिक एक निश्चित धारा 40B के अंतर्गत दिया जाता है, जिसका कि हम पार्टनरशिप की जब विस्तृत चर्चा करेंगे उसमें गणना करने के समय में लिया जाता है। लेकिन ये व्यापारिक व्यय माना जाता है। ये रेमुनरेशन दिखता है लेकिन उसको नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होने के कारण वो उसको व्यापारिक प्राप्ति होती, तो वो उसकी अन्य साधनों की आय में जाता है या व्यापार पेशे की आय में जाएगा। लेकिन यहाँ ये व्यापारिक व्यय माना जाएगा, उसको दिया जाने वाला, साझेदार को दिया जाने वाला रेमुनरेशन यानी पारिश्रमिक।
इनकम फ्रॉम सेल ऑफ लॉटरी टिकट, अगर कोई लॉटरी का व्यवसाय करता है तो टिकट उसके लिए रेवेन्यू प्राप्ति होगी, क्योंकि लॉटरी का टिकट बेचने से ही उसको प्राप्ति होगी जो कि व्यापारी का है। और स्पेक्यूलेशन बिजनेस यानी सट्टे के व्यापार से अगर कोई आय प्राप्त होती है या प्राप्ति होती है तो वो इस हेड के अंतर्गत शामिल की जाएगी। नेक्स्ट बात आती है एक्सपेंडिचर अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रेमाइसेस। अब हम खर्चे के बारे में बात करते हैं कि कौन से खर्चे को हम शामिल कर सकते हैं। तो बात आती है कि व्यापार के भवन के संदर्भ में, तो व्यापारिक भवन जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो ऑनर का यानी व्यापार के स्वामी स्वयं का, और एक व्यापार का स्वामी किराए पर लेकर उसको अपनी व्यापारिक गतिविधियों में इस्तेमाल करता है। तो अगर वो किराए के रूप में प्राप्त करता है भवन को, तो मकान अगर किराए के रूप में प्राप्त किया जाता है तो उसके ऊपर किए जाने वाला किराए की दी जाने वाली किराए की राशि और किसी प्रकार का अगर कर देने का दायित्व तो मकान के क्या बोलते हैं के संबंध में व्यापार के मालिक का होगा, तो वो समस्त व्यय उसका वहन करेगा। अगर इंश्योरेंस देने की भी उसके ऊपर लाइबिलिटी है तो वो भी आएगा, लेकिन अगर वो डेप्रिसिएशन की छूट उसको प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो व्यापार मकान की संपत्ति का मूल रूप से स्वामी नहीं है, सिर्फ उसने किराए में प्राप्त किया। तो जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे होंगे मकान से संबंधित, उसकी सामान्य देख रेख और उसके किराए के रूप में, वो खर्चे स्वीकृत व्यय माने जाएंगे, लेकिन ह्रास स्वीकृत व्यय नहीं माना जाएगा। कब? जबकि उसको किराए से लिया गया है। लेकिन अगर वो मकान स्वयं का है तो उस मकान के ऊपर किराए की राशि अस्वीकृत होगी यानी स्वीकार नहीं की जाएगी। हाँ, उसके संदर्भ में पटाया जाने वाला कर की राशि और उसका कोई इंश्योरेंस पटाता है तो वो इंश्योरेंस की राशि की छूट मिलेगी, साथ ही साथ डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो किराए की छूट मिलेगी या डेप्रिसिएशन की छूट मिलती, ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकती। ठीक है। नेक्स्ट, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। अगर कोई व्यापारी है उसके पास संपत्ति होगी मशीन या प्लांट, तो उसकी रिपेयरिंग होती है। रिपेयरिंग रेवेन्यू नेचर की है। तो रेवेन्यू नेचर यानी पूंजीगत स्वभाव के अगर कोई व्यय किए जाते हैं अपनी संपत्ति के रख रखाव के संदर्भ में या उसकी देख रेख के संदर्भ में, तो वो स्वीकृत व्यय होंगे। उसको लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में लिखा जा सकना स्वीकार किया जाता है आयकर विभाग द्वारा। आगे आता है एक्सपेंडिचर ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट। यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेता है तो उसको दिया जाने वाला लंप सम अमाउंट, एक साथ एक बड़ा अमाउंट दिया जाता है उसके रिटायरमेंट के समय में, वॉलेंटरी रिटायरमेंट के टाइम में, तो उसका 20% 1/5 एक साल में स्वीकृत व्यय माना जाएगा। अतः उसको धीरे धीरे पूरी छूट मिल जाएगी भुगतान किए कर्मचारी को दिया जाने वाले रास्ते। तो कुल राशि का 1/5 या 20% स्वीकृत व्यय है। नेक्स्ट, टी डेवलपमेंट अकाउंट एंड कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट। वास्तव में क्या है, टी डेवलपमेंट जो है भारत टी के बागानों को बढ़ावा देता है। अब कोई व्यक्ति जो होता है वो स्वयं तो टी का बागान डेवलप नहीं कर सकता, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स रहते हैं। इन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से अमाउंट कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो अमाउंट कलेक्ट होता है जो एक बड़ा अमाउंट बनता है जिससे कि एक टी डेवलपमेंट बोर्ड को हेल्प मिलती है तो अगर उस टी डेवलपमेंट बोर्ड में या टी डेवलपमेंट अकाउंट में कोई इन्वेस्टर या करदाता अपना इन्वेस्ट करता है तो उसको छूट मिलेगी। लेकिन छूट कितनी राशि की मिलेगी इसके बारे में बात करते हैं। तो ए सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, यानी जितना राशि उसने जमा किया है वो राशि, या 40% ऑफ प्रॉफिट ऑन सच बिजनेस बिफोर डिडक्शन, यानी उसको छूट प्राप्त होने से पहले उसके व्यापार टी डेवलपमेंट के व्यापार में होने वाले लाभ का 40% जो दोनों में से कम हो की छूट मिलेगी। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर सेक्शन 35। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि हर आदमी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर कर नहीं सकता, छोटे छोटे यूनिट्स में बिजनेस होते हैं। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से नई नई चीज़ों की खोज होती है। इन नई नई चीज़ों की खोज को बढ़ावा देने के लिए ये डिडक्शन दी गई है ताकि व्यापारी वर्ग या जिन इंडस्ट्रीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है वो लोग भी इसकी
लाभ उठा सकें। तो एक होता है फुल डिडक्शन मिलता है, जितना राशि आपने दिया है उतने की डिडक्शन मिलेगी। सेकेंड कैटेगरी मतलब अगर 100 रुपये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में दिए गए हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो 100 रुपये P&L अकाउंट के डेबिट में लिखा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ डिफरेंट अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग है। 175% ऑफ द अमाउंट पेड इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, अगर कोई शोध करने वाला संस्थान है जो कि आयकर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो धारा 25(1) के उपबंध 2 के अनुसार उसको दी गई राशि का 175% यानी 175% ऑफ दी डोनेटेड अमाउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। यानी अगर आप 100 रुपये देते हैं उस रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, तो आपको लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में 175 रुपये लिखने की परमिशन मिलेगी, यानी 75 रुपये यानी 75% अतिरिक्त छूट मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट 125% केस ऑफ यूनिवर्सिटी टू बी यूज्ड ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, अगर कोई सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में या सांख्यिकीय विज्ञान के संदर्भ में किसी शोध करने के लिए किसी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी को दान दिया जाता है किसी व्यापारिक गतिविधि के अंतर्गत, तो वैसे संस्थान को यानी यूनिवर्सिटी को दिया गया दान किसी भी क्षेत्र में नहीं, सिर्फ दो विशेष क्षेत्र के लिए, एक सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के लिए और दूसरा सांख्यिकीय विज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में, अगर कोई दान दिया जाता है तो दी गई राशि का 125% स्वीकार किया जाएगा व्यय के रूप में। मतलब अगर 100 रुपये दान देते हैं तो 125 रुपये लाभ हानि खाते के डेबिट में लिख सकते हैं, 100 रुपये से ज़्यादा की छूट मिलेगी। ठीक है, ओके। कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल लेबोरेटरीज, इसी संदर्भ में हम तीसरा सेक्शन के बात पढ़ते हैं कि अगर कोई राष्ट्रीय महत्व की प्रयोगशाला को दान करता है, कोई व्यापारिक संस्थान राष्ट्रीय महत्व की प्रयोगशाला को दान करता है, तो दी गई राशि का 200% यानी 200% यानी दुगुना छूट प्राप्ति का अधिकारी होगा। इसका मतलब अगर 100 रुपये दान किया जाता है या दिया जाता है नेशनल लेबोरेटरी को, तो वो 200 रुपये की छूट पाने का अधिकारी है, यानी कि स्वीकृत व्यय के रूप में 100 के बदले 200 रुपये लिखाया जाएगा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में या विकलन पक्ष में। आगे आता है एक्सपेंडिचर इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, अगर कोई मकान के खोज और उसकी विभिन्न चीज़ों के संदर्भ में किस तरीके से बढ़ाया जाए के संदर्भ में अगर कोई किसी प्रकार का व्यय करता है, तो उसके लिए 200% की छूट मिलेगी, जितना दिया गया है राशि उस राशि का दुगना। नेक्स्ट आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर कोई विशिष्ट प्रकार का बिजनेस है या व्यापार है जिसको कि गवर्नमेंट ने अपने गजट में नोटिफाई किया है या डिक्लेयर किया है कि ये विशिष्ट व्यवसाय है, उसके संदर्भ में अगर कोई दान करता है या डोनेट किया जाता है, तो वो व्यापारिक व्यय जो किया गया है उस राशि का 150% छूट के लिए स्वीकृत माना जाएगा। यानी अगर 100 रुपये दान किया गया है, ऐसी जगह में दिया गया है व्यय के रूप में, तो 150% स्वीकृत व्यय माना जाएगा, जिसका कि डिडक्शन मिलेगा। अब आता है डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, विच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज डिसअलाउड, तो ऐसे व्यय जो इन समराइज्ड वे में कि ऐसे व्यय जो व्यापारिक गतिविधि को चलाने के लिए आवश्यक नहीं है या पूंजीगत स्वभाव के हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर आर डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अब हम इसके बारे में चर्चा करते वन बाई वन। तो अमाउंट पेड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर अगर कोई व्यापारिक भुगतान करता है, तो भले वो व्यापारिक भुगतान तो है, लेकिन आप इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स अमेरिका में रहते हैं, एक्स से मिस्टर ए ने भारत में जो कि भारत में व्यापार करते हैं मिस्टर ए, उन्होंने मिस्टर एक्स से 50 लाख रुपए का लोन लिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख रुपए उनको मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को भुगतान किया गत वर्ष में, पूरा 5 लाख रुपए भेज दिया, तो बिना किसी उद्गम स्थान पर कर की कटौती किए अगर वो 5 लाख का पूरा भुगतान बाहर कर देते हैं, तो ये अस्वीकृत व्यय होगा, भले ही ये व्यापारिक गतिविधियों के लिए लिए गए ऋण का ब्याज है,
क्यों? क्योंकि इस पर भारत में आय तो उत्पन्न हुई है लेकिन उसके ऊपर कर नहीं काटा गया। तो बिना टीडीएस किए यानी बिना उद्गम स्थान पर कर की कटौती किए यदि विदेश में किसी भुगतान को किया जाता है, भले ही वो व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित हो, लेकिन वो अस्वीकृत माना जाएगा। इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। वास्तव में इनकम टैक्स जो है इनकम के ऊपर लगना होता है। तो इनकम तो कैलकुलेट कब होगी? जब एक्सपेंडिचर और इनकम प्रॉपरली बिजनेस के लिखे जाएंगे। अगर P&L अकाउंट के डेबिट में इनकम टैक्स लिखा हुआ है यानी शुद्ध लाभ के ऊपर कर लगता है, वो तो शुद्ध लाभ निकलने के पहले ही लगा दिया गया है क्योंकि वो लाभ हानि खाते के डेबिट में लिख दिया गया है, इसलिए वो अस्वीकृत व्यय होता है। तो इनकम टैक्स एक्चुअली ड्राइंग है, वो कोई व्यय व्यापार के लिए किया जाने वाला कोई व्यय नहीं है। हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल करने से संबंधित अगर कोई सलाह ली जाती है तो वो स्वीकृत व्यय माना जाएगा। नेक्स्ट आता है, इसी संदर्भ में मैं आपको और बता दूं कि कस्टम्स, एक्साइज और सेल टैक्स का अगर भुगतान किया जाता है तो वो स्वीकृत व्यय माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यापार करने के लिए या व्यापारिक गतिविधियों के लिए अनिवार्य है। हाँ, लेकिन इनके लिए प्रोविजंस नहीं किए जा सकते, किसी भी प्रकार का प्रोविजन अस्वीकृत होगा किसी भी कर के लिए। नेक्स्ट, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव्स आर एसोसिएट्स। मतलब अगर कोई आदमी अपने व्यापार के किसी पहचान वाले को या रिश्तेदार को नौकरी पर रखता है और अतिरिक्त भुगतान करता है कि मार्केट में जितने में हमारा काम चल सकता था भुगतान करके उससे ज़्यादा भुगतान देकर हम किसी व्यक्ति को अगर रखते हैं तो हम उसको अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा रहे हैं। तो ये व्यापारिक व्यय को बढ़ावा देगा, अतिरिक्त व्यय, इसलिए वो अतिरिक्त व्यय लाभ अस्वीकृत व्यय होगा। जैसे कि मिस्टर ए एक व्यापारी हैं, उनकी बेटी व्यापार में हाथ बटाती है और उनको वेतन व्यापारी के हाथ बटाने के फलस्वरूप उसे 10,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है, जबकि उसी काम को करने के लिए 8,000 रुपये में आदमी उपलब्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 मिस्टर ए ने अपनी पुत्री को अतिरिक्त लाभ पहुंचाया, तो ये 2,000 रुपये प्रति माह की दर से अस्वीकृत हो जाएंगे। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ 20,000। अगर कोई व्यापारी अपने एक किसी भुगतान के फलस्वरूप नकदी में 20,000 रुपये का भुगतान करता है, किसी व्यापारिक व्यय के भुगतान को नगद में 20,000 रुपये का करता है इन ए सिंगल डे, तो वो अस्वीकृत व्यय माना जाएगा। यानी ये एक्चुअली काले धन से बचने के लिए तथा नगद व्यवहार करने से बचने के लिए ये धारा या ये नियम बनाया गया है। मतलब एक दिन में आप कैश पेमेंट अधिकतम 20,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं कर सकते। अगर भले आप अलग अलग कई वाउचर भी काट दें तो भी 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी। अगर कर्मचारियों को आप ग्रेच्युटी का भुगतान करते हैं तो ग्रेच्युटी फंड में जमा होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी चीज़ का प्रोविज़न डिसअलाउ है, बैड डेब्ट अलाउ होता है लेकिन बैड डेट का प्रोविज़न डिसअलाउ होता है। वैसे ही ग्रेच्युटी का अगर फंड में जमा होता है कर्मचारी के लिए तो वो अलाउ होगा लेकिन उसका प्रोविज़न डिसअलाउ होगा। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट इन पब्लिकेशन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी में अपना अगर कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो डिसअलाउ होता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को अनड्यू एडवांटेज देने के लिए। हाँ, लेकिन अगर ये कोई सच में व्यापारिक सोविनियर में एडवर्टीजमेंट दिया जाता है या उसका मेंबरशिप दिया जाता है किसी ऑफिशियल या जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है या डोनेशन दिया जाता है तो वो स्वीकृत होगा। जैसे कि वकील के लिए बार काउंसिल होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मेंबरशिप का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो अलाउ होगा, डॉक्टर के लिए मेडिकल एसोसिएशन का होगा या मेडिकल शॉप के लिए मेडिकल एसोसिएशन का एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। ठीक है। तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं एसोसिएशन के संदर्भ में, बाकी अन्य के लिए डिसअलाउ है। टैक्स नॉट डिडक्टेड सोर्स में, इसको सबसे पहले पॉइंट में ही बताया था मैंने आपको कि अगर आउटसाइड इंडिया अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं और टैक्स नहीं काटते हैं, टीडीएस नहीं करते हैं तो वो अस्वीकृत व्यय होगा। ऐसे कोई भी भुगतान अगर विदेश में करते हैं और अगर वो बिना कर काटे भुगतान किया गया है तो वो अस्वीकृत होगा। नेक्स्ट, अब हम प्रोफार्मे की बात करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन।
तो बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोफार्मा कि इसके 4 मुख्य बातें हैं। तो हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आधार में ध्यान में रख के बताते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हैं या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों एक तरीके से बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आएगा और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस आता है। दोनों एक्रूअल बेसिस पे बनता है, यानी मर्केंटाइल सिस्टम से बनता है और 1 वर्ष के लिए ही बनाया जाता है। इसमें रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट आएगी, सबको ध्यान में रख के। तो अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव होगा, लॉस होगा तो नेगेटिव। तो इसीलिए हमने लिखा है पहला पॉइंट प्रॉफिट आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट तो वो ले लिया अपन ने कॉलम में अमाउंट के। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे, क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे? एक्सपेंडिचर विच आर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट दोज डिसअलाउड या दोज आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ऐसे कई सारे व्यय होते हैं जो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में तो लिखे रहते हैं। हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को मिलेगा तो हम देखते हैं कि उसमें कई व्यय ऐसे रहते हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सपेंडिचर कुछ लिख दिया हो, या घरेलू सर्वेंट की सैलरी लिख दिया हो, या घर का मकान का किराया लिख दिया हो जिसमें हम रहते हैं। तो ये व्यापार का खर्चा नहीं है, लेकिन लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा रहता है। तो ऐसे खर्चे जो व्यापार से संबंधित नहीं हैं लेकिन लाभ हानि खाते के डेबिट में लिख दिए गए हैं, उनको हम डिसअलाउ मानते हैं और इसलिए उसको लाभ हानि खाते के शुद्ध लाभ के साथ जोड़ देंगे, इसलिए उसको ऐड किया। क्यों जोड़ेंगे ये भी कारण बताता हूँ। वो लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखे गए हैं, डेबिट में लिखने से खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ने से लाभ कम हो गया, तो लाभ को कम कर रहा है इसलिए ज़बरदस्ती उसने लाभ को कम किया, क्योंकि वो तो व्यापारिक व्यय नहीं है, इसलिए हम उसको जोड़ करके लाभ को अप्रोप्रिएट यानी ठीक करते हैं। नेक्स्ट एक और आइटम, इनकम विच आर नॉट क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट दोज आर रिलेटेड टू बिजनेस रिसिप्ट्स। मतलब ऐसी आय जो लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जानी चाहिए थी लेकिन लिखने से भूल गए, नहीं लिख पाए। मान लीजिए कोई कंपनसेशन मिला जो व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित था, लेकिन हम लिखना भूल गए। अगर हम लिखते तो लाभ बढ़ जाता, लेकिन हम नहीं लिखे तो लाभ नहीं बढ़ा, इसलिए उसको लिखेंगे। लिखने से लाभ, क्रेडिट करने से लाभ बढ़ेगा तो जुड़ जाएगा, इसलिए वो दोनों आइटम को जोड़ा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस के साथ जोड़ देंगे उसको, नेट रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, अब 2 आइटम को माइनस करना है। अब हमने आगे एक्सपेंडिचर की बात पहले लिखी वाले के किए थे, अब जो नहीं लिखे उसके बारे में कि माइनस कौन सा करेंगे? एक्सपेंडिचर विच आर नॉट डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट दोज आर रिलेटेड टू बिजनेस। ऐसे व्यय जो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में हमने लिखने थे क्योंकि वो स्वीकृत व्यय हैं, लेकिन लिखने से रह गए। उदाहरण के लिए डेप्रिसिएशन हमने नहीं लिखा या कम लिख दिया। ऐसे और कोई व्यय हो सकते हैं जो व्यापारिक व्यय हो सकते हैं। हो सकता है इंश्योरेंस का पेमेंट किया हो हमने और हमने नहीं लिखा, हमने सैलरी दिया और नहीं लिखा, या हमने रेंट पेमेंट किया और नहीं लिखा। ऐसे कोई भी खर्च हो सकते हैं जो हमने लिखने थे लेकिन हमने नहीं लिखे। तो स्वीकृत व्यय है और व्यापार के खर्चे को कम कर रहा है, क्योंकि नहीं लिखा यानी खर्चा कम हो गया, तो उसको लिख करके खर्चे को बढ़ाएंगे तो लाभ कम होगा, इसीलिए उसको माइनस कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इनकम विच आर क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। अब ऐसी कोई इनकम है जो लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख दिया अपन ने, लेकिन वास्तव में वो व्यापार से संबंधित नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स, डिविडेंड रिसीव। तो ये सारी चीज़ें जो है इस टाइप के आइटम P&L अकाउंट के क्रेडिट में लिखा रहता है। या एनी अदर रिसिप्ट या रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये सब व्यापार की एक्टिविटी है क्या? नहीं है। व्यापार तो व्यापार होगा। अब मकान का किराया लेना तो मकान पैसे में जाए, मकान एवं मकान से संबंधित आय होगी। या ब्याज मिलना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, डिविडेंड मिलना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाना चाहिए। तो वैसी चीज़ें P&L अकाउंट के क्रेडिट में लिखी रहती है कई बार, लेकिन वास्तव में वो क्या है? व्यापार की नहीं है, इसीलिए हम उसको घटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो लाभ को बढ़ा रही है, ज़बरदस्ती व्यापार का लाभ बढ़ जाएगा तो गलत होगा, इसलिए उसको घटाएंगे तो लाभ, व्यापार का लाभ परफेक्ट हो जाएगा या करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों आइटम को आपस में ऐड करके हम माइनस करेंगे, तो जो आएगा वो नेट इनकम आ जाएगी हमारी टैक्सेबल इनकम या लॉस। प्लस में आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, और ब्रैकेट में जो लिख रही है वो माइनस साइन को शो कर रही है, उनको माइनस करना है ना। तो प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम या टैक्स लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब अगर मान ली जाए क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, पहला जो दोनों था
प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एक्सपेंडिचर के लिए एप्लीकेबल था वो प्रोफार्मा। अब जो हम बताने वाले हैं ये प्रोफार्मा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए है। तो इफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन टैक्सेबल इनकम इज कंप्यूटेड एज फॉलोस। तब अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देगा तो हम इस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट, सेलेक्ट ओनली अलाउड बिजनेस रिसिप्ट फ्रॉम रिसिप्ट साइड, यानी डेबिट साइड में जो आइटम दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ बिजनेस रिसिप्ट को सेलेक्ट करेंगे या प्रोफेशन से रिलेटेड रिसिप्ट को चूज करके कलेक्ट कर लेंगे, है ना। और डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विच आर रेवेन्यू नेचर, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसमें से जो भी चीज़ रहेगी इसमें रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों के आइटम लिखे रहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो हमको सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम को ही सेलेक्ट करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को टच नहीं करना है या उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो रेवेन्यू नेचर की बिजनेस रिसिप्ट यानी प्रोफेशन से रिलेटेड रिसिप्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप, एड विथ अबव, ऊपर वाले पॉइंट में यानी स्टेप 1 में हम ऐड करेंगे क्या चीज़ को, एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट विच आर गिवन इन एडजस्टमेंट, यानी जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा है लेकिन हमारे को नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, अगर कोई है तो उसको उसके साथ जोड़ देंगे। तो पहला और दूसरा स्टेप जुड़ जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द अबव सम ऑफ अबव टू, पहले दोनों का जो टोटल आया उसमें से अब जो बताएंगे उसको घटाएंगे। क्या घटाना है कि एनी बिजनेस एक्सपेंडिचर विच आर या प्रोफेशनली एक्सपेंडिचर जो हमने किया है प्रोफेशन से रिलेटेड वो क्रेडिट साइड में हमारे दिया हुआ रहेगा, पेमेंट साइड में। तो अगर वो पेमेंट से प्रोफेशन से या बिजनेस से रिलेटेड है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे स्वीकृत व्यय को। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को इग्नोर करेंगे। जैसे कि मशीन खरीदा, कार खरीदा, टाइपराइटर खरीदा तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ करना है, लेकिन इन चीज़ों के पूरे व्यय को हमको घटाना नहीं है। ये पूंजीगत स्वभाव के हैं, तो पूंजीगत स्वभाव के व्ययों के ऊपर सिर्फ ह्रास अप्लाई होगा, यानी ह्रास की छूट मिलेगी, आरक्षण की छूट मिलेगी, लेकिन उसके पूरे व्यय की छूट नहीं मिलेगी क्योंकि पूंजीगत व्यय की छूट नहीं मिलती है। तो पहले दो आइटम को जोड़ लिया अपन ने, स्टेप 1 और स्टेप 2 को, उसमें से स्टेप 3 को प्रोफेशन से संबंधित व्यय को या बिजनेस से संबंधित व्यय को घटा देंगे जो कि क्रेडिट साइड में दिया रहेगा। फोर्थ स्टेप है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ अबव टू। अब पहले दूसरे स्टेप के जोड़े में से एक और चीज़ को घटाना है, वो क्या है कि एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू पेमेंट विच are not given in the credit side of the receipt and payment account but given in the adjustment like depreciation। जैसे कि depreciation नहीं दिया रहता है जनरली receipt and payment account में, तो depreciation लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो नॉन कैश आइटम होता है, लेकिन वो एडजस्टमेंट में तो रहेगा क्योंकि depreciation लगाना पड़ेगा अगर कोई कैपिटल एसेट है या खरीदा है तो उसको हम छूट के रूप में अलाउ करेंगे। ठीक, तो ये 4 स्टेप करने के बाद जो आएगी वो इनकम आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। उसको हम अब कुछ गणितीय एक हमने उदाहरण दिया हुआ है एक लाभ हानि खाते का, और तो उसके बारे में देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो पढ़ रहा हूँ, फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ मिसेस अर्पिता शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ये आपको डिटेल दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ अब। The following information are available. First, manager gets 8,000 per month salary. Second, 8,000 salary. Brother is manager and रीजनेबल सैलरी इज ₹5,500 पर मंथ फॉर सच वर्क। मतलब कि अगर वो मैनेजर एक रखा हुआ है, उस मैनेजर को 8,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में उस कार्य को करने के लिए 5,500 प्रति माह में एक व्यक्ति उपलब्ध है, और जो मैनेजर के रूप में काम कर रहा है वो अपने भाई को रखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर अपने रिश्तेदार को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के रूप में दिया जाता है तो वो कर योग्य हो जाएगा, अस्वीकृत हो जाएगा। ठीक, आगे अपन इसका उपयोग करेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स फॉलोइंग। एडवर्टीजमेंट में कुछ चीज़ें शामिल है। फर्स्ट, 10,000 फॉर द एडवर्टीजमेंट इन सोविनियर published by the
कांग्रेस पार्टी की सोविनियर में 10,000 रुपये का उसने एडवर्टीजमेंट दिया है। दूसरा, 2 टीवी सेट्स ईच ऑफ ₹4,500 वॉज गिवन टू द कस्टमर एज प्राइज। अपने ग्राहक को उपहार के रूप में 2 टीवी सेट उसने बांटा है, एक एक की कीमत 4,500 रुपये है। नेक्स्ट, डायरीज एंड कैलेंडर्स ₹3,000 रिमेनिंग अमाउंट वाज स्पेंड ऑन द एडवर्टीजमेंट टू न्यूज़पेपर। 3,000 रुपये का डायरी और कैलेंडर बांटा गया है, बाकी शेष जो है वो न्यूज़पेपर में दिया गया, एडवर्टीजमेंट के लिए था। नेक्स्ट बोलता है बैड डेप्ट रिसीव अमाउंट included in ₹6,000 of such amount which was disallowed by the income tax ऑफिसर इन 2016-17। तो क्या हुआ था कि 6,000 रुपये का बैड डेट रिकवर हुआ, जिसको कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने पहले डिसअलाउ किया था 2016-17 के वर्ष में। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट एडजस्टमेंट है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ कार ऑन 1/4/2018, यानी साल के शुरू में, गत वर्ष के शुरू में कार की अपलिखित मूल्य जो है वो 80,000 है एंड वाज डेप्रीशिएटेड एट द रेट ऑफ 15%। उसके ऊपर ह्रास की दर 15% है। अलाउड डेप्रीसिएशन फॉर पेमेंट ऑफ 25% पेटेंट वॉज ब्रॉट इन ऑन 30 जून 2018। 30 जून 2018 को एक पेटेंट लिया गया जिस पर कि 25% व्यय स्वीकार किया जाएगा। अब लाभ हानि खाता हम बनाते हैं उसके आधार पे। तो उसमें देखिए शुद्ध लाभ जो दिया था हमने उसको लिख लिया, इनकम में 2,04,060। उसके बाद डिसअलाउड एक्सपेंडिचर हम लिखते हैं सैलरी टू ब्रदर्स, वहाँ दिया था ब्रदर को सैलरी दिया था, ब्रदर मैनेजर के रूप में काम कर रहा था, 8,000 पा रहा था जो ज़्यादा पा रहा था, और उसको मिलना कितना चाहिए था वास्तव में 5,500 रुपये तक। तो जो ज़्यादा अमाउंट है वो डिसअलाउ हो जाएगा, 2,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का 30,000 रुपये। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टीज़। मैंने बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर सोविनियर में कोई चंदा दिया जाता है एडवर्टीजमेंट तो वो डिसअलाउ होगा। बाकी की टीवी देना ग्राहक को अलाउ है और कैलेंडर डायरी भी देना अलाउ है और न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट बिजनेस का करना अलाउ है, इसलिए वो स्वीकृत है। लेकिन जो डिसअलाउ है उसको हमने जोड़ दिया है उस अमाउंट में से निकाल के। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रॉपर्टी जो है हम ये मानते हैं कि वो घरेलू संपत्ति है। बिजनेस की अगर प्रॉपर्टी होती तो वो अलाउ हो जाती, लेकिन अगर ये घरेलू संपत्ति है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम व्यापारिक व्यय नहीं माना जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्यापारिक संपत्ति का इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो अलाउ होता है, लेकिन ये स्वयं का इंश्योरेंस प्रीमियम इसलिए डिसअलाउ है। इसके बाद आता है टैक्सेशन प्रोविजन। मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार के कर के लिए प्रावधान अस्वीकृत होता है, इसलिए वो डिसअलाउ हो गया। पेटेंट जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ था ऊपर मैंने बताया उसका 25% स्वीकृत होगा, तो बाकी की चीज़ डिसअलाउ हो गई है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 75% डिसअलाउ, 25% अलाउ। डेप्रीसिएशन ऑन कार जो थी आपकी साल के शुरू में 80,000 की थी, उसके ऊपर 15% अलाउ होना चाहिए था, जिसको कि 13,000 लिखा हुआ था, जो बाद में हमने उसको पूरा अलाउ किया है। ठीक है। नेक्स्ट, अलाउ डेप्रिसिएशन ऑन कार 12,000 होगा। क्यों? क्योंकि 80,000 का 15% 12,000 होगा, और वहाँ पे P&L अकाउंट के डेबिट में हमने जो लिखा था उसको पूरा अस्वीकार कर दिया, इसलिए 13,000 रुपये डेबिट कर दिया और 12,000 को हम स्वीकृत व्यय के रूप में अलाउ कर रहे हैं। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन ऑन पेटेंट, एक्चुअली वो राइट ऑफ होगा। तो आपका जितना पेटेंट की अमाउंट दिया था उसका 25% सिर्फ स्वीकृत व्यय होगा, बाकी अस्वीकृत हो गया हो, इसीलिए हमने ऊपर पेटेंट को पूरे तरीके से 25,000 को अस्वीकृत कर दिया है और नीचे लाके उसका 25% स्वीकृत कर दिया है। ठीक। नेक्स्ट, इन दोनों को जोड़ के हम बाहर निकाले, ऊपर के आइटम से घटाएंगे, इसके बाद आगे अदर सोर्स की इनकम दी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। मकान का किराया जिसको हमने घटाया 48,000 रुपये। इनकम फ्रॉम टैक्स रिफंड, अगर कोई टैक्स हमने पटाया था तो जब टैक्स अस्वीकृत होता है तो उसका रिफंड भी अस्वीकृत आय माना जाएगा, इसलिए वो भी घटेगा। और बैड डेट रिकवरी है। बैड डेट के बारे में मैंने प्रोविजन बताना रह गया था, वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बैड डेट है
तो बैड डेब्ट की जो रिकवरी होगी वो जितनी स्वीकार की गई है, अगर उतने रुपए तक बैड डेब्ट प्राप्त होगा तो वो इनकम माना जाएगा, लेकिन अगर स्वीकार पहले नहीं किया गया है तो उसकी प्राप्ति भी अस्वीकृत मानी जाएगी। तो 6,000 रुपये जो लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा गया था जो अस्वीकृत है, उसको हम अस्वीकृत व्यय आय मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले उसकी छूट नहीं मिली थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बैड डेट पहले छूट मिली थी तो इनकम स्वीकृत मानी जाएगी, और अगर पहले छूट नहीं मिली थी बैड डेट की तो रिकवरी के समय भी वो इनकम नहीं मानी जाएगी। तो पहले स्वीकृत व्यय होगा अगर बैड डेट, तो बाद में स्वीकृत आय होगी मिलने पर, और अगर पहले अस्वीकृत हो गया बैड डेट तो बाद में भी मिलने पर वो अस्वीकृत आय माना जाएगा। नेक्स्ट, अब हम एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। श्री अमित कुमार तिवारी इज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2018-19। हिज कैश बुक समरी इज एज फॉलोज। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे है। ये रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है उनका मिस्टर तिवारी के बारे में, और अदर एक्सपेंड इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो। ऑफिस सैलरी इंक्लूड्स रुपीज 11,900 कुक सैलरी, मतलब जो ऑफिस की सैलरी उन्होंने दी है उसमें से 11,900 रुपये अपने कुक को, डोमेस्टिक सर्वेंट को, यानी खाना पकाने वाले को उन्होंने सर्विस दी थी। तो वास्तव में यह अस्वीकृत होगा। क्यों? क्योंकि कुक को सैलरी देना व्यापार का काम या प्रोफेशन का काम नहीं है। नेक्स्ट, रेंट हैज़ बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2018। तो 31 दिसंबर 2018 तक का उन्होंने किराया भुगतान किया है, और जो कि 3 महीने का उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया, ये ध्यान रखना है। तो जितना भुगतान किया है अगर हम कैश बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे तो उतना ही अलाउ होगा, और अगर कैश बेसिस मर्केंटाइल बेसिस पे बनाएंगे तो पूरे साल भर का छूट मिलेगा। अभी दोनों उदाहरण में हमने दोनों तरीके से सॉल्व किया है। प्रश्न की व्याख्या करेंगे हम आगे। तो ऑडिट फी ₹15,000 फॉर 2018-19 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द clients, but advance fee ₹10,000 for the 2019-20 is included in the amount। तो मतलब ऑडिट फीस पिछले साल की हमको नहीं मिली है और अगले साल की एडवांस में रिसीव कर लिया है हमने, उसका इम्पैक्ट देखेंगे अभी आगे। तो अलाउड डेप्रिशिएशन फॉर द प्रोफेशनल असेट्स, जो व्यापार से संबंधित संपत्ति है उसके संबंध में हमने डेप्रिसिएशन अलाउ करने के लिए जो बताया है वो एक्सक्लूडिंग बुक, यानी बुक्स को छोड़कर। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बुक्स इंपॉर्टेंट होती है। ₹2,000 बुक्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड एनुअल अमाउंटिंग टू ₹8,000। द हाउस प्रॉपर्टी इन यू द हाउस प्रॉपर्टी इज यूज इन द फॉलोइंग मैनर। हाउस प्रॉपर्टी जो है इस प्रकार से उपयोग में आती है। एक्चुअल वर्ड काफ़ी छोटे हो गए हैं तो पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, देखने में स्लाइड में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो ए 50% पोर्शन ऑफ सेल्फ रेसिडेंस, अगर मकान जो है उसका 50% स्वयं के रहने के उपयोग में आता है, 25% पोर्शन किराए पे दे दिया गया है, और 25% पोर्शन में वो अपना चेम्बर चलाते हैं। मकान उनके स्वयं के स्वामित्व का है। आगे आता है कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 ऑफ मिस्टर अमित कुमार तिवारी, कीप हिज अकाउंट ऑन। दो कंडीशंस है, एक कैश बेसिस पे जब वो रखते हैं तो कैसे बनेगा, और एक मर्केंटाइल सिस्टम यानी एक एक्रूअल बेसिस पे रखते हैं तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम कैश बेसिस का सॉल्व करते हैं, इजी है। जो रिसीट पे अकाउंट जब कैश बेसिस पे बनाएंगे तो वो किसी भी साल से संबंधित प्रोफेशन की प्राप्ति हो ले ली जाएगी, और किसी भी साल से संबंधित भुगतान हो प्रोफेशन से संबंधित होना चाहिए, हम उसका पेमेंट मान लेंगे। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो रिसिप्ट सेलेक्ट करते हैं और पेमेंट को घटा देंगे। तो ऑडिट फी किसी भी साल की थी, ले लिया। टैक्स कंसल्टेंसी फीस 1,28,000 रुपया ले लिया, दोनों को जोड़ा 3,10,000 रुपये माइनस घटाया। ऑफिस का सैलरी, अब वो किसी भी साल से संबंधित हो, जो रिसिप्ट है सिर्फ उसी को लेंगे हम, तो 36,000 रुपया हमने ले लिया। ऑफिस रेंट
ले लिया। ऑफिस से संबंधित अगर कोई रेंट है तो लिया है। और उसके बाद मेंबरशिप फ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में 500 रुपये है। बुक के ऊपर डेप्रीसिएशन अलाउ होता है 40% लगा दिया हमने। एनुअल पब्लिक और 40% बुक्स पे होता है, वो भी लगा दिया। नेक्स्ट आएगा बिल्डिंग एक्सपेंसेस 25%, क्योंकि व्यापार उनका जो प्रोफेशन है वो 25% बिल्डिंग पे ही होता है। और मकान का किराया 2000 रुपये है बताया, इसलिए 1 महीने तो 500 रुपये मान लेंगे हम उसका। और अलाउड डेप्रीसिएशन जो कि प्रेमाइसेस के ऊपर है, हमारे को बताया हमने बुक्स में अलाउ डेप्रीसिएशन 2000 रुपये है, वो भी बुक्स को छोड़कर वो भी ले लिया। सब करने के बाद हमारा टोटल जो आता है वो 53,800 रुपये आता है। और उनकी 3,10,000 की रिसिप्ट में से घटाएंगे तो जो आएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑन कैश बेसिस हुआ ये तो आपका। तो रिसिप्ट स्वीकृत वाला ले लिया और स्वीकृत व्यय को घटा दिया। ये यहाँ ध्यान रखेंगे कि मकान पूरा जो था वो 100% था, लेकिन हम अलाउ करेंगे उसके खर्चे 25%, क्योंकि सिर्फ 25% में ही इस्तेमाल करते हैं वो प्रोफेशन का। नेक्स्ट अगर मर्केंटाइल सिस्टम पे बनाएंगे तो देखिएगा कि जो रिसिप्ट है उनकी ऑडिट फी वो 1,82,000 दी हुई है, लेकिन वास्तव में वो उसमें से 15,000 रुपये प्राप्त नहीं हुई हैं। तो जो प्राप्त नहीं हुई है गत वर्ष की उसको हम उसमें जोड़ देंगे, मर्केंटाइल बेसिस पे बना रहे हैं इसलिए। और जो अगले साल आने वाले साल के संदर्भ में थी उसको एडवांस में प्राप्त किया, जिसको कि हम 10,000 को घटा देंगे तो बचेगा 1,87,000 1,87,000। और कंसल्टेंसी फी जो है 1,28,000 उसको जोड़ेंगे क्योंकि वो इसी साल से संबंधित है, तो आएगा 3,15,000। इसके अलावा फिर अब व्यय के बारे में बात करते हैं। अलाउड एक्सपेंडिचर जो है ऑफिस एक्सपेंस 47,000 में से 11,900 रुपये जो उनका एडवांस वाला था उसको घटा देंगे तो बचेगा 36,000 रुपये। और ऑफिस रेंट जो था वो 9 महीने का ही लगेगा, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया है 6,000 का, तो 6,000 लिखा हुआ है। इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग 3 महीने का बचा हुआ है, मर्केंटाइल बेसिस पे था इसलिए उसको हमने जोड़ दिया इसमें। ऐसे कैश बेसिस पे बनाते तो नहीं जोड़ा जाता, तो वो 8,000 हो गया। और मेंबरशिप फ़ी 500 रुपये है जो अलाउ है। डेप्रीसिएशन एनुअल पब्लिकेशन पूरा का पूरा आ जाएगा और 40% बुक्स पे आ जाएगा, तो वो ले लिया हमने डेप्रीसिएशन। और उसके बाद आता है बिल्डिंग एक्सपेंसेस का 25%, क्योंकि पूरी बिल्डिंग का सिर्फ 25% ही अलाउ होगा 275 रुपये। और म्यूनिसिपल टैक्स 25% पोर्शन का और उसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 275 प्लस 225 बराबर 500 रुपये, 2,000 का 25%। और अलाउड डेप्रीसिएशन 2,000 रुपये क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, सबको ऐड किया और ऊपर से माइनस किया तो इनकम आया मर्केंटाइल बेसिस पे 2,59,200 रुपये। तो इस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा कि ये उदाहरण कुछ कम है, लेकिन हम अपने पार्ट 2 में आपको और आई विल प्रोवाइड मोर एग्जाम्पल्स रिलेटिंग टू बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ठीक है। और ये मेरे पार्ट 2 में रहेगा। और इस अभी की स्लाइड से संबंधित अगर कोई इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि ये बेसिकली थियोरिटिकल पार्ट था, तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप मेरे ईमेल एड्रेस पे लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा, आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। ओके, थैंक्स।